चलिए दोस्तों, तो फाइनली आ गए हम अपने सबसे इंटरेस्टिंग एरिया में, जो कि किसी भी चैप्टर के सबसे लास्ट में आता है। इस एरिया पे अगर हम आ गए, दैट मीन्स कि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं। अब हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस हम क्या करने आए हैं, हम अपना जो दम है, जो अपनी कैपेसिटी है, उसको चेक करने आए हैं बाय वे ऑफ 10 का दम। या फिर आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख रहे हो और आप रिवीजन करना चाहते हो चैप्टर नंबर 2 का, या फिर जो आपका पर्पस है वो ये कि आपने जितना भी सीखा उसको अगर रेट करोगे आप 10 आउट ऑफ 10 में, तो आपको ये देखना है कि आप 10 में से कितना स्कोर कर पा रहे हो। अगर आप 10 के 10 आंसर दे पा रहे हो, दैट मीन्स योर स्कोर इज 10 आउट ऑफ 10 ऑन 10 आपने स्कोर किया है। बट अगर किसी भी सवाल में आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप उसको लिख नहीं पा रहे हो, या आप उसके एग्जांपल नहीं सोच पा रहे हो, या उसको आपको प्रेजेंट करना नहीं आ रहा है, दैट मींस कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के अंदर कमी है और आपको इन चैप्टर्स के प्रीवियस कंटेंट्स को दोबारा से देखने की आवश्यकता है, दोबारा से सुनने की आवश्यकता है। इसमें जनरली कुछ छूटता नहीं है, बट इसके अंदर कुछ फाइन पॉइंट्स आपको कवर कराए जाते हैं, जो कि आपकी एक प्रकार की रिवीजन में हेल्प करता है। चलिए सर, तो 10 का दम में देखते हैं कि हम कितने दमदार हो पाए इस चैप्टर को कंप्लीट करते करते। पहला सवाल आता है कि आपको 2 एग्जांपल देने हैं फिक्टिशियस एसेट्स के। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया, जस्ट हमने पीछे ही इसकी बात की थी, जहां पे हमने देखा था असर्शन वाले क्वेश्चन में कि फिक्टिशियस एसेट्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें आपसे कहा गया था कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क ये फिक्टिशियस होते हैं, जो कि आपने कहा था कि नहीं, फॉल्स, ये फिक्टिशियस नहीं होते, ये इंटेंजिबल होते हैं। तो फिक्टिशियस आप क्या होते हैं? फिक्टिशियस होते हैं आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होते हैं? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो फिक्टिशियस होते हैं। और दूसरा एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कह सकते हो? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके क्या होते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। तो दीज आर दी 2 एग्जांपल्स। अगला बढ़ते हैं, डिफाइन करना है आपको रेवेन्यू विद एग्जांपल। रेवेन्यू डिफाइन करना है एग्जांपल के साथ। तो रेवेन्यू की डेफिनेशन आप पूरी पूरी छाप दोगे। रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या थी आपकी? कि जो भी आप रेकरिंग ट्रांजैक्शन करते हो अपने बिजनेस के अंदर और जिससे आप पैसा रिसीव होता है, जो आपको अमाउंट रिसीव होता है बाय वे ऑफ सेल ऑफ गुड्स और रेंटिंग सर्विस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट इज व्हाट? रेवेन्यू। एग्जांपल की बात करें तो सेल ऑफ गुड्स जो है वो भी आपका रेवेन्यू है। सेल ऑफ गुड्स जो है वो भी आपका रेवेन्यू है। कोई आप सर्विसेज ले रहे हो या फिर कोई आपको कमीशन की इनकम मिल रही है, तो वो भी आपकी रेवेन्यू है। इसमें हमने देखा था कि रेवेन्यू में सब इंक्लूड होता है, बट अगर टर्म आ जाए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो उस केस में आप सिर्फ सेल ऑफ गुड्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हो। कमीशन रिसीव्ड हुआ, या आपको कोई रेंट रिसीव्ड हुआ, या कोई आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, दीज ऑल आर नॉट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दीज आर रेवेन्यू बट इंसिडेंटल इन नेचर। इसको आप ऑपरेशन से जनरेट की हुई रेवेन्यू नहीं कहते हो। ठीक है सर, चलिए डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएट हमने पीछे कवर किया हुआ है। एक्सपेंस क्या होता है? एक पार्ट है किसका? एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर आपके रूटीन नेचर के एक्सपेंस भी कवर हो जाते हैं और आपके जो हम कहते हैं कि ब्रॉड लेवल के जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं वो भी कवर हो जाते हैं। आप इसको और डिटेल में समझ सकते हैं कि रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है इसके अंदर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है। लेकिन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर एक्सपेंस। जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो सारे क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं। तो आराम से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जो नॉर्मल कोर्स में आप खर्चे करते हो, रेंट देते हो, सैलरी देते हो, दीज आर दी एक्सपेंसेस विच आर दी पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाउएवर जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसके अंदर और भी चीजें कवर होती है, मतलब कि एक्सपेंडिचर में आपकी और भी चीजें कवर होती है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ एनी पर्टिकुलर एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, या आप कह सकते हो रिपेयर कराया आपने अपने बिल्डिंग मशीनरी, बिल्डिंग के अंदर आपने कोई कंस्ट्रक्शन कराया और उसके लिए आपने कोई पेमेंट करी है, कोई वेजेस वगैरह पे किया है, तो वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे एक्सपेंडिचर का पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा टर्म है, ये बड़ा टर्म है जो कि इन दोनों को ब्रॉडली कवर करता है। और इसमें सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसको हम एक्सपेंस का नाम देते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है सर? तो इसके कुछ एसेंशियल फीचर थे आपके कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर। इसके अंदर से आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसके अंदर चेंज आता है। और थर्ड जो एसेंशियल कंपोनेंट था वो ये कि उस ट्रांजैक्शन को आपको एक्सप्रेस करना होता है इन फॉर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स में अगर आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो तो वो आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। तो 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इसके। नंबर 1 इकोनॉमिक एक्टिविटी, नंबर 2 कि आपको उसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ मनी, और नंबर 3 की जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपकी उसके अंदर से चेंज होनी चाहिए। इस ट्रांजैक्शन से उसके ऊपर कोई ना कोई इंपैक्ट आना चाहिए। कंटीजेंट लायबिलिटीज आप किसको बोलते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटी होती है वो लायबिलिटी जो कि अभी आपको धुंधली दिख रही है लेकिन आपको उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है और आपने कहा हुआ है कि साहब जो ए है, आप ए की बात कर रहे हैं, ए क्या कह रहा है कि मुझे इस कोर्ट को मैंने केस किया और इससे मैं जीतूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे को 50 करोड़ रुपए मिलेंगे।
जब केस चल रहा होता है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्लेम आपने फाइल किया है, बी ने भी कोई ना कोई क्लेम फाइल किया होगा और बी कहता है कि भाई साहब मैं जीतूंगा इस केस को और मैं जीतूंगा तो मुझे इससे 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, अभी ये कोर्ट में चलता जा रहा है। आप कह रहे हो मेरे को इसके हिसाब से जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी आपकी दलील है उसके बेसिस पे आपको 50 करोड़ मिलने चाहिए। बी कहता है ना भाई साहब हम देंगे तो कुछ नहीं, उल्टा में 100 करोड़ मिलना चाहिए। और ये आपका जो केस है ये कोर्ट में चलता आ रहा है। तो इस केस में आपको कहा जाता है कि भाई साहब थोड़ा सा कॉशियस रहो। कॉशियस का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी सूरत में अगर कोर्ट में केस चल रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप जीत ही जाओगे, आप हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो। तो उस केस में अगर बाय चांस, बाय लक, किसी भी बुरी किस्मत से या कोई भी रीजन से अगर आप अपना केस हार जाते हो तो आपको इस 100 करोड़ रुपए पे करने पड़ेंगे जो कि सामने वाले ने क्लेम किया हुआ है। तो जब आपको ये 100 करोड़ रुपए के क्लेम जो किया हुआ है वो किसी भी सूरत में देना पड़ सकता है, मतलब कि दिस इज नॉट योर सर्टेन लाइबिलिटी बट दिस कैन बी योर लाइबिलिटी। मतलब कि ये जो पैसा है ये आपको देना है, ये सर्टेन नहीं है। अगर सर्टेन हो जाएगा तब तो ये लाइबिलिटी कहलाएगा, बट फिलहाल पॉसिबिलिटी है कि देना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता। तो इस टाइप की लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। मतलब वो लाइबिलिटी जिसकी पेमेंट करने की पॉसिबिलिटी आपकी ऑल्दो नेग्लिजिबल है या फिर वो श्योर नहीं है कि आपको पेमेंट करना है नहीं करना, बट किसी एक ऐसे इवेंट पे डिपेंडेंट है, दैट इवेंट इज लाइक कोर्ट का जजमेंट कि ये लाइबिलिटी आपकी बन जाएगी या नहीं बनेगी। तो इस टाइप की कोई लाइबिलिटी होती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? कंटिंजेंट लाइबिलिटी का नाम देते हैं। तो इसको आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दोगे, आपका काम चल जाएगा। नाउ लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? तो सर लिक्विड एसेट पार्ट होते हैं आपके करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स का छोटा बच्चा है जिसको हम लिक्विड एसेट कहते हैं। करंट एसेट्स वो होते हैं जो कि आपके एक साल में आपके कैश में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जो कि आपके 3 महीने के भीतर आपके कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितने भी एग्जांपल करंट एसेट्स के हैं उसमें से आप 2 चीजों को उड़ा दो, एक तो प्रीपेड एक्सपेंस उड़ा दो और दूसरा आप अपना स्टॉक या इन्वेंट्री या स्टॉक इन ट्रेड कह लो, इसको उड़ा दो। बाकी जितना बच गया वो सारा का सारा लिक्विड एसेट्स होता है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इसको फॉर्मूले में बात करूं कि हाउ टू कैलकुलेट लिक्विड एसेट्स, तो यू कैन से दैट कि लिक्विड एसेट्स इक्वल टू व्हाट? करंट एसेट्स माइनस जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस है और माइनस क्या? स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के रूप में तो जो डिराइव होगा दैट इज व्हाट? लिक्विड एसेट। ठीक है, तो दिस इज द बेबी ऑफ करंट एसेट। आगे बढ़िए, आप इसको जैसे मर्जी डिफाइन कर सकते हो। इतनी सारी बातों को आप जिस तरीके से लिखना चाहो आप आराम से लिख पाओगे। राइट एनी टू इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, आपको 2 इंटेंजिबल बताने हैं। आप ट्रेडमार्क बता सकते हो, आप पेटेंट बता सकते हो, आप कॉपीराइट बता सकते हो, आप गुडविल बता सकते हो, आपकी श्रद्धा। अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन? तो हमने स्टार्टिंग में इसको डिफाइन किया अपने कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज के अंदर, जहां पर हमने देखा कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो हो गए जो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। नॉन फाइनेंशियल जैसे हो गया ऑब्वियसली आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे। जैसे कि नॉन फाइनेंशियल के एग्जाम्पल तो आप जितने मर्जी लिख दोगे, जैसे कि गुड्स सेल किया, गुड्स परचेज किया, सैलरी दी, रेंट दी, फर्नीचर खरीदा, एसेट खरीदा, व्हाटएवर, ऑल दीज आर फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन। नॉन फाइनेंशियल सर कौन सा होता है? नॉन फाइनेंशियल होते हैं जैसे कि आपने किसी मैनेजर को अपॉइंट किया, दिस इज योर बिजनेस ट्रांजैक्शन, बट दिस अपॉइंटमेंट इज नॉट अ फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन, दिस इज नॉन फाइनेंशियल। आपके स्ट्राइक हो गए, आपके एम्प्लॉइज वगैरह ने स्ट्राइक कर दिया, तो दिस इज अगेन नॉन फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। मतलब दीज आर इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन बट दीज कांट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज ऑफ the element that is monetary term is missing in non-financial business transactions। ठीक है सर, what do you mean by wasting assets? तो हमने wasting assets को समझा था कि wasting assets वो assets होते हैं जिसके जो हमें rights की फॉर्म में मिलते हैं, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं और जिसको हम एग्जॉस्ट करते हैं या जिससे हम रिसोर्सेज के रूप में यूज करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टिल द एग्जॉशन ऑफ द डिजायर्ड क्वांटिटी या फिर एग्रीड क्वांटिटी। ठीक है सर, जो भी हमारी एग्रीड क्वांटिटी जब तक वो पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक हम उस सेट को यूज करते रहते हैं इन फॉर्म ऑफ एसेट्स, और ये आपको मिलता है इन फॉर्म ऑफ राइट या फिर लाइसेंस। तो उसको हम कहते हैं वास्टिंग एसेट। एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो कोल माइंस हो गए, आपके ऑयल वेल्स हो गए, इस टाइप की चीजें। अगला आता है कि डिफरेंशिएट करो एक्सपेंस और लॉस में। एक्सपेंस क्या होते हैं? अगेन जो आपके रूटीन नेचर के होते हैं, जो रेगुलर नेचर में आपके बिजनेस के अंदर होते रहते हैं, जो आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए करते हो, रेकरिंग नेचर के हो गए, दीज आर दी एक्सपेंसेस जिससे कि आपका बिजनेस चलता है। और लॉसेस क्या होते हैं? दीज आर इंसिडेंटल इन नेचर, एक्सेप्शनल इन नेचर। लॉसेस आपको हमेशा नहीं होते हैं। आप इसको डिफाइन करोगे तो लॉसेस में आप क्या बोलते हो? लॉसेस के अंदर आप दोनों चीजें डिफाइन करते हो। नंबर 1 इज नॉर्मल लॉस एंड नंबर 2 इज एबनॉर्मल लॉस। जो आपने प्रॉफिट में देखा, प्रॉफिट में आपने क्या देखा कि जब एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, तो दैट इज व्हाट? प्रॉफिट। तो नॉर्मल लॉस क्या होता है? जब आप कहते हो एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, एक्सेस हो गया क्या?
एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, तो उसको आप क्या नाम देते हो, लॉस का नाम देते हो। अलोंग विद दिस, जैसे कि एक्सपेंस की दो वैरायटी है, एक एक्सपेंस हो गया जो नॉर्मल बिजनेस का होता है, और एक वर्ड होता है आपका गेन, जो कि बिजनेस का नहीं होता है, इंसिडेंटल इन नेचर होता है। लेकिन लॉस में दोनों कवर हो जाते हैं, जो नॉर्मल होता है उसको हम नॉर्मल लॉस कहते हैं, और जो एबनॉर्मल होता है मतलब गेन का अपोजिट, उसको हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। नॉर्मल लॉस की डेफिनेशन इज द अपोजिट ऑफ रेवेन्यू, इज द अपोजिट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू की आप डेफिनेशन क्या बोल, सॉरी रेवेन्यू कह रहा हूं, प्रॉफिट इज द अपोजिट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की डेफिनेशन आप क्या बोलते हो कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस, मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस प्रॉफिट। तो आप नॉर्मल लॉस की डेफिनेशन क्या बोलोगे कि जब आपका एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू करोगे तब जो निकल के आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, आपका नॉर्मल लॉस। मतलब कि यहां पे आपका जो रेवेन्यू है वो कम है और जो एक्सपेंस है वो आपके ज्यादा हो गए। लेकिन गेन का अपोजिट भी इसके अंदर कवर होता है, मतलब कि लॉस इंक्लूडेड एबनॉर्मल लॉसेस आल्सो व्हिच आर इंसिडेंटल इन नेचर, फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ स्टॉक इन फायर। तो आपका अगर फायर के वजह से कुछ लॉस हो गया तो वो आपका क्या है, एबनॉर्मल है। आपको जो लॉ सूट आपका चल रहा था, जो कोर्ट में केस चल रहा था, वो आप हार गए, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, दीज ऑल आर द एबनॉर्मल थिंग्स व्हिच आर इंसिडेंटल टू द बिजनेस, बट उसको भी हम लॉस के अंदर रिकॉर्ड करके चलते हैं। तो जब हम प्रॉफिट के सेगमेंट में बात करते हैं तो प्रॉफिट को हम अलग डिफाइन करते हैं, गेन को अलग डिफाइन करते हैं, बट लॉसेस की बात करते हैं तो इन दोनों का अपोजिट आपका लॉस ही कहलाता है। इसका अपोजिट नॉर्मल लॉस और गेन का अपोजिट एबनॉर्मल लॉस। चलिए जी, तो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर 2, जिसको हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखा। अगर आप 10 क्वेश्चंस में से सारे के सारे क्वेश्चन सही से समझ पाए, सही से अटेम्प्ट कर पाए, और आपको लगा कि इन सारे में कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपने नहीं सीखा, नहीं पढ़ा, और आप इसको एग्जाम में लिख पाओगे, दैट मीन्स आपकी तैयारी जो है वो 10 on 10 चल रही है। बट किसी बच्चे को अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नया सब्जेक्ट है, पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ी बहुत दिक्कत होना बहुत लाजमी है, बहुत नॉर्मल है। इसको रिपीट करें, बार बार समझें, बार बार सुने, बार बार पढ़ने की कोशिश करें, और आने वाले चैप्टर्स में मैं इन्हीं सब चीजों को दोबारा से रिपीट करूंगा, क्योंकि इन्हीं सब का हमें आगे प्रैक्टिकल देखना है। ये जैसे हम अपना फाउंडेशन डेवलप कर रहे हैं, तो किसी को बहुत बड़े समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, किसी को बहुत बढ़िया समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, आप उससे भी ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे चाहिए, इस लेवल पे आगे आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप ही मजबूत होते चलेगी। द थिंग इज कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करनी है। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी समझ नहीं आ रहा तो उसका रीजन एक ये हो सकता है कि वो सिक्वेंशली आपके सारे कंटेंट्स को वो व्यू नहीं कर रहा है, सारी वीडियोस को सिक्वेंशली वॉच नहीं कर रहा है, रैंडम वॉचेस कर रहोगे तो हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट उतने अच्छे बिल्ड ना हो पाए एज कंपेयर टू दोज जो कि इसको सिक्वेंशली पढ़ के चल रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप जो इसकी पढ़ाई करें वो एक सीरियस मोड में करें। दीज आर नॉट द रिवीजन वीडियो, दीज आर द कंप्लीट कोर्स। आपको कंप्लीट कोर्स कवर कराया जा रहा है, आप रिवीजन के लिए यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जो पूरे कंप्लीट कोर्स के माध्यम से कर रहे हैं तो वो सिक्वेंशली जब देखेंगे तो वो पूरा बेनिफिट इसका ले पाएंगे, और जो मेरा पर्पस है वो पूरा यहाँ पे सर्व हो पाएगा। चलिए जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आगे कभी। फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही था और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे रैप अप हो जाता है।